छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया। चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले में शामिल होने के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप है। ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। भूपेश बघेल ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चैतन्य बघेल को अवैध रूप से हिरासत में लेने की याचिका को हाई कोर्ट में लगाने के लिए कहा है। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 और 63 को दी गई चुनौती को एक अलग याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लगाने की छूट दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 2 याचिकाओं में से एक पर आज सुनवाई से इनकार किया गया है, तो वहीं दूसरी याचिका पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद बीजेपी निशाना साध रही है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत चरितार्थ भी होती है। जब कोई गड़बड़ी नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग रहे हैं? कल भी हमारे काफी नेताओं ने इस विषय में कहा है, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला शब्द जो है कहावत ऐसे नहीं बनता है, वो चरितार्थ भी होते हैं। तो जब ये कोई गड़बड़ नहीं किए तो क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं? सामना करना चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जहां गड़बड़ी हो रही है, अभी तक जितने भी जांच किए हैं वो सबूत सहित, चाहे कवासी लकमा जी का मामला हो या फिर और मामले हों। शराब घोटाले मामले में ईडी के साथ ही केंद्रीय एजेंसी लगातार जांच कर रही है। जांच के बाद कई अधिकारियों के साथ ही राजनीति से जुड़े लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर है। बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साध रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि किस प्रकार बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने षड्यंत्र करके भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया है। स्वाभाविक है कि आदमी कोर्ट जाएगा। आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई है। चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट जाने कहा है। हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। किस प्रकार से उनके केंद्रीय नेताओं ने षड्यंत्र करके ईडी के मामले में, झूठे मामले में भूपेश बघेल के पुत्र को गिरफ्तार किया, तो स्वाभाविक है कि आदमी कोर्ट जाएगा। आप आतंक फैला रहे हैं, आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप बिना साक्ष्यों के, बिना पूछताछ के एक व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं, जेल भेज देते हैं। तो उनके ये जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है उसमें आपकी इस प्रकार की टिप्पणी ये बताती है आपके अंदर में न्यायालय का भी सम्मान नहीं है। हमें अदालत पे पूरा भरोसा है, हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का अन्याय केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने किया है उसका हमें श्री भूपेश बघेल जी को अदालत से उसमें राहत मिलेगी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बीजेपी लगातार शराब घोटाले के आरोप लगाती रही है। सरकार बदलने के बाद अब इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है और अब जांच की आंच राज्य के बड़े नेताओं तक पहुंचने लगी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनकी एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब देखना ये होगा कि शराब घोटाले की जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। कैमरा पर्सन टिकेंद्र साहू के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। ईडी की कार्रवाई और सियासत आई फिलहाल छत्तीसगढ़ में यही नजर आ रहा है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि सिर्फ ईडी की नहीं बल्कि किसी भी जांच एजेंसी की अगर कार्रवाई होगी तो इस पर सियासत हाई हो ही जाती है छत्तीसगढ़ में। फिलहाल बात करेंगे ईडी की कार्रवाई की, जो फिलहाल देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर कोर्ट ने जहां चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ा दी, सुप्रीम कोर्ट से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे को अब झटका लगा है, क्योंकि याचिका दायर की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सियासत लगातार हो रही है। याचिका लेकर भूपेश बघेल पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। चैतन्य बघेल की भी उसमें याचिका थी, लेकिन याचिकाएं खारिज कर दी गई है। कुछ याचिकाओं का समय बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत इस पर हो रही है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों आखिर? अगर आप सही हो तो सांझ को आज कैसी? कोर्ट के चक्कर क्यों लगाए जा रहे हैं? दूसरी ओर कांग्रेस का
वही रटा रटाया बयान है कि केंद्रीय एजेंसी जो जांच एजेंसियां हैं उनका साफ तौर पर दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उन पर विश्वास नहीं है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। ईडी की कार्रवाई पर क्यों नहीं थम रही सियासत? प्रदेश में कहां तक पहुंचेगी घोटाले की जांच की आंच? चैतन्य की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? बीजेपी से क्यों बता रही चोर की दाढ़ी में तिनका? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईडी की कार्रवाई जारी है, दूसरी ओर सियासत भी लगातार जारी है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत बिना किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया से लेते हुए गंगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कार्रवाइयां लगातार हो रही है लेकिन अब कोर्ट तक का रुख किया गया है, वो भी हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई और उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा ही है। अब सीधे तार जोड़े जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को खौफ है, एक जांच एजेंसियों से कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक फोबिया सा हो गया है कि अब जांच जहां भी होगी वहां पर एक डर फैल जाएगा। और सीधे तार कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी से जुड़ते हुए इसके नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो आज कोर्ट की ओर से जो कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और जो सियासत मची उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, तार तो शुरू से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितनी भी जांच और कार्रवाइयां हुई हैं वो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द हुई हैं। पहले उनके जो अधिकारी थे, कहना चाहिए जो माथत कर अधिकारी थे, उनके ऊपर जांच हुई, फिर उनसे जुड़े हुए अनवर ढेबर के ऊपर जांच हुई। अब जो है उनके बेटे पे जांच बैठ गई, उनके बेटे को भी हिरासत में लेकर कार्रवाई की, मतलब उनसे पूछताछ की जा रही है, जुडिशियल रिमांड में लिया गया है। तो केंद्र में तो मुख्यमंत्री शुरू से रहे हैं। यह है कि ईडी के पास या सीबीआई के पास सबूत नहीं था, और कहीं ना कहीं से अगर सबूत मिल रहे हैं उस दिशा में, या सबूत गढ़ रही है सीबीआई, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। जब कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में जब फैसला आएगा तो आगे की बहुत कहानी है। लेकिन ये एक पैटर्न लगातार दिख रहा है शुरू से राज्य में, मतलब पिछली सरकार के समय से जब से कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनली ये मैसेज तो जा ही रहा था कि जो भी कार्रवाई हो रही है मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों पर ही हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते अब बेटे तक पहुंची, तो बेटे के बाद बचता कौन है? सीधा सीधा पिता का मामला है। और बेटे का महत्व क्यों है? क्योंकि पिता मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री थे और उनका बेटा का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तो सीधी सी बात है, प्रभाव तो मुख्यमंत्री का ही रहा होगा ना, उस दौर में उन्हीं का प्रभाव था। तो कहीं ना कहीं वो मामला वहां तक जाना आज नहीं तो कल तय है। मुझे लगता है इसी आशंका को देखते हुए भूपेश बघेल जी ने पहले से ही जाके वहां पे याचिका लगाने का प्रयास किया होगा। हो सकता है पहले ही जमानत लेते हैं, जो पूर्व में जमानत ली जाती है, उस प्रक्रिया में जाना चाह रहे होंगे। लेकिन कोर्ट ने चूंकि मामला सीबीआई के पास अभी जांचाधीन है, तो उन्होंने सीबीआई के खिलाफ सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक झटका जैसा है भूपेश बघेल जी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। और इसमें अभी तक जो माहौल बना कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में, जब से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, बहुत एकजुटता दिख रही है। सारे लोग एकजुट होकर विरोध करते रहे। इसके पहले वो विरोध कभी नहीं दिखा। कवासी लखमा गिरफ्तार हुए, ऐसा विरोध नहीं दिखा। अनवर ढेबर गिरफ्तार हुए, वैसा विरोध नहीं दिखा। उसके पहले कई अधिकारी गिरफ्तार हुए तो ऐसा विरोध नहीं दिखा। लेकिन भूपेश बघेल जी के सुपुत्र की गिरफ्तारी के बाद वो विरोध दिख रहा है, वैसी एकजुटता दिख रही है। और उस पर सवाल भी कहीं ना कहीं उठे हैं गंगेश जी। उतार फाइनली पिता तक तो जुड़ेगा ही, आज भी तो कल। जी निश्चित ही निश्चित उस पर सवाल भी उठे हैं, क्योंकि पावर पे तो वही थे ना जी, मुखिया थे उस समय। वही चीज है कि कवासी लखमा की जब गिरफ्तारी हुई थी तब इतना हंगामा क्यों नहीं? उस समय प्रदेश मुखिया थे ना पूरे, हर किसी भी विभाग की। जी निश्चित ही। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल में प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। गंगवानी जी, देखिए ठीक है, एक झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के आप पर आरोप है सीधे कि सांच को आज कैसी, मतलब इतनी क्या बौखलाहट है कि सुप्रीम कोर्ट तक का आप रुख कर रहे हैं? आप आरोप तो थे ही जांच एजेंसियों पर। जो एजेंसियां हैं वो असंवैधानिक कार्रवाई करेंगी, उसका उपचार का एक ही माध्यम है कि आप न्यायालय में उसके खिलाफ जो है अपनी जारी की याचिका दायर कीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज हम जो ईडी पे चर्चा कर रहे हैं, तो स्टेप बाय मैं बात करता हूँ। 3 महत्वपूर्ण जो कमेंट माननीय ईडी के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है।
सबसे पहला कमेंट था 29 अप्रैल 2025, मतलब 2 से 3 महीने पहले का। ये जस्टिस अभय एस ओम ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या ईडी की जांच अनंत काल तक चलती रहेगी? अभी तक 3 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। आप व्यक्ति को हिरासत में लेकर दंडित कर रहे हैं, आपने पूरी प्रक्रिया को ही सजा बना दिया है, या कोई आतंकवाद या हत्याकांड का मामला नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट है आपका 29 अप्रैल 2025 का। ठीक 1 महीने के बाद 5 मई 2025 एजेंसी बिना किसी सबूत के आरोप लगाने का प्रयास कर रही है। लगातार ईडी की शिकायतें हम देख रहे हैं, एक पैटर्न बन चुका है, बिना ठोस सबूत के लोगों को सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है और कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। ये दूसरा सेगमेंट। तीसरा महत्वपूर्ण अभी ताजा जो आया कि 21 जुलाई 2025 को, मुश्किल से 1 महीना पहले, कि ईडी जो है वो राजनीतिक लड़ाइयां सिर्फ चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं, ईडी अपना काम करे, राजनीतिज्ञों को राजनीति करने दे। ये तीनों स्टेटमेंट देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ईडी की जो कार्यप्रणाली है, जो टारगेटेड कार्रवाई है, जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है, उसके लिए कानून और संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कह रहा है कुछ ईडी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज ये झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज अभिषेक मनु सिंघवी जी, अब भूपेश बघेल जी की तरफ से और चैतन्य बघेल जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने 3 स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मामला जो है, अगर भूपेश बघेल, इसके चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो मामला दर्ज करना चाह रहे हैं, जो याचिका दायर करना चाह रहे हैं, उसको हाईकोर्ट में दाखिल करिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, जो धारा 50 और धारा 63, ये दोनों के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि याचिका अलग से दायर करके आप इसको सुप्रीम कोर्ट में लागू करिए। और दूसरा, जो 1 अगस्त जो याचिका है, उसको 6 अगस्त को स्वीकार किया। तो ये जो लगातार यहाँ जायसवाल जी का बयान आ रहा है, भाजपा के अन्य नेताओं का, कि सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक प्रोसेस होता है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अगर दूसरी, अब सबसे जो चर्चा का विषय, आज चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी पे बात हो रही है। आप, ये मामला है 10 मार्च 2022, कुछ जी 40 माह हो चुके हैं। 40 माह में चैतन्य बघेल जी को न कोई समन दिया गया, न पूछताछ के लिए विशेष रूप से कोई सूचना दी गई। बिना पर्याप्त सबूतों के, बिना ठोस कारणों के, एक वैसे व्यक्ति पप्पू बंसल, जो स्वयं जो है ईडी के लिए, एओडब्ल्यू के लिए वांटेड अपराधी है, जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है, आप पप्पू बंसल की तो गिरफ्तारी नहीं करते, लेकिन उसके बयान के आधार पर बिना सूचना के, बिना सम्मन के चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आर्टिकल, जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 और 22 का, उसका सीधा उल्लंघन है। उसी को लेकर मनु सिंघवी जी ने बात की कि लगातार ईडी जो टारगेटेड कार्रवाई कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमने पहले भी देखा, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, आप उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस पर आप कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। पहले भी हम देखा कि हमारे जो नेता थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उस पर कार्रवाई का प्रयास। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पे। तो ये दिख रहा है कि आज लोकतंत्र में चुने गए मुख्यमंत्री पे लगातार टारगेटेड रूप से द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। आखिरी महत्वपूर्ण बात 10 सेकंड ले रहा हूं कि जो ये मामले हैं, आज यूपीए सरकार में मात्र 112 मामले दर्ज किए गए। आपके 10 सालों में, 11 सालों में 5200 मामले, जिसमें जो कन्विक्शन रेट है 0.5%। 2 आरोपी जो है वो साबित हो रहे हैं। अगर 200 लोग पे कार्रवाई करता है ईडी, तो 199 लोग बेकसूर है, एक आदमी जो है आरोपी साबित होता है। और ये लगातार जो टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है, जो व्यक्ति भाजपा में शामिल होता है, इनकी सारी कार्रवाई समाप्त की जा रही है। कई बार आपके चैनल पे इसमें चर्चा हो चुकी है। शराब घोटाले पे जांच कर रहे हैं, तो जो 44 का घोटाला रमन सरकार के समय हो रहा था, आप उसकी जांच को नहीं करते। आज सीजीएमएससी का स्वास्थ्य घोटाला रहा है, उस पर आप जांच नहीं करते। भारतमाला परियोजना में आपके नेताओं का नाम आ रहा है, उसमें आप ईडी और आईटी कोई जांच नहीं करती। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? ये पारदर्शी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? खुशी ठीक है, चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। वासु जी, देखिए सीधा सवाल पारदर्शिता पर ही है, और फिर बात यह है कि क्या डायरेक्टली फाइट आपसे नहीं हो रही है, जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग आपके द्वारा किया जा रहा है। और इसमें अहम बात जो हमेशा कांग्रेस की ओर से कही जाती कि इतने लोगों को आप आरोपी बना देते, लेकिन दोषी कौन निकल पाते? इतने लोगों पर आप आरोप लगा देंगे, तमाम घोटालों का ईडी के जरिए जितनी भी कार्रवाइयां देखने को मिलती है, तो क्या सिर्फ ये छवि धूमिल करने का टारगेट होता है? देखिए खुशी जी, आपने एक बात सही कहा कि कांग्रेस का रटा रुटाया बयान हो चुका है। कई सालों से ये यही कह रहे हैं कि ईडी केवल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, उसको ईडी गिरफ्तार कर लेती।
तो मैं खुशी जी आपके साथ परिचर्चा में पहले भी बैठा था इसी विषय में, कुछ इसी ऐसा ही टॉपिक था ईडी सीबीआई का। मैं फिर आज आपके माध्यम से फिर अजय जी से यही पूछना चाहता हूं, क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के अलावा चरणदास महंत विपक्ष के नेता नहीं, सबसे बड़े वही नेता है। टीएस बाबा क्या विपक्ष के नेता नहीं है? उमेश पटेल पूर्व मंत्री कैबिनेट रहे के क्या वो नेता नहीं है? और इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी क्या वो नेता नहीं है विपक्ष के? वो तो लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं, दिन भर वो भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं, आरोप लगाते हैं। तो आज तक ईडी उनके घर क्यों नहीं गई? अजय गंगवानी जी भी बैठ के चैनल में बहुत कुछ आरोप लगा देते बीजेपी के ऊपर। अजय गंगवानी के घर क्यों ईडी नहीं जाती भाई? यानी ईडी उसी के यहाँ जाती है जहां कोई साक्ष्य रहता है, कोई सबूत रहता है, जिसका कोई आरोप में नाम रहता है। ऐसा नहीं ईडी किसी के यहाँ भी चले जाएगी। खुशी जी आप ये बोल के नहीं बच सकते कि मैं विपक्ष का हूं, आवाज उठा रहा हूं इसलिए ईडी मेरे घर चले गई। ये रटा रूटा बयान कांग्रेस का जनता भी समझ गई है कि चोरी करो और बोल दो कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो विपक्ष के हैं इसलिए हमको ईडी करे। अरे ऐसा नहीं चलेगा। जनता को कितना बेवकूफ समझोगे? एक तो चोरी करो, ऊपर से सीना चोरी करो। अरे भैया ये नहीं चलेगा। कांग्रेस के कार्यकाल में अगर इतना चिंता होता, 5 साल तक जनता छत्तीसगढ़ की जनता को पैसा को लूटा और आप आज बता के सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा जनता सब समझती है। अभी कुछ जी मामला क्या है? शराब घोटाला। अब अजय गंगवानी जी से पूछिएगा, क्या पूर्व के आबकारी मंत्री आज तक 6 महीने से जेल में है। चार्जशीट में उनके खिलाफ कहा गया कि उत्तरदायित्व कमीशन उनको मिला गया है, हाई कोर्ट तक से बेल रिजेक्ट हो गया है। तो अजय गंगवानी जी कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहेगी उस मामले में? क्या कोर्ट भी गलत है, न्यायपालिका भी गलत है, ईडी भी गलत है, सीबीआई भी गलत है? सुशी जी इनके पक्ष में फैसला होगा तो ये सारे लोग कहेंगे। एक उदाहरण के तहत अभी भूपेश बघेल जी सीबीआई से अगर आपको जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है तो आप कोर्ट के पास जाइए। वो कोर्ट के पास गए हैं लेकिन आप उस पर भी फिर सवाल उठा रहे हैं। तो कोर्ट तो वो गए, उनका ये कहना है कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है। नहीं हाँ। खुशी जी मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये बिल्कुल कोर्ट जाए, उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ। वो जाए कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भूपेश बघेल जी को कहा आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में बात रखिए। हाँ। वो उनका अधिकार है, वो जाए। लेकिन यही सीबीआई अगर भूपेश बघेल जी को सीडी कांड में बरी करती है तो सीबीआई की लोग तारीफ करते हैं। जैसी सीबीआई भूपेश बघेल जी के घर चले जाती है तो ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर सीबीआई इनके घर गए। यानी इस टाइप की बातें कहां से लाते हैं कांग्रेस पार्टी? यानी इनके पक्ष में फैसला हो तो सारे लोग अच्छे, इनके खिलाफ फैसला हो तो सारे लोग, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, सारे लोग गलत। तो ऐसा नहीं चलेगा। अरे आप चोरी किए हो तो उसका जवाब देना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है अजय जी देखिए, सीधा तौर पर कहना है वासु जी का कि अगर उनका रिलेशनशिप है ना जांच एजेंसियों के साथ, तो आपका सिचुएशनशिप हो चुका है। कभी अगर आपके पक्ष में नतीजे आते हैं तो आप जांच एजेंसियों पर भरोसा करते हैं, नहीं आते हैं तो फिर सवाल उठाते हैं। देखिए सिचुएशनशिप तो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, ये तो दिख रहा है कि ईडी का है, जो ईडी जो है एलिमेंटिंग डेमोक्रेसी के रूप में काम कर रहा है, इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्ट के रूप में काम कर रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं खुशी जी आपके चैनल पे, इंडियन एक्सप्रेस जो बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी कि लोकसभा चुनाव के समय 25 लोगों पर ईडी कार्रवाई करता है, जिसमें से 22 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। भाजपा की वॉशिंग पाउडर में धुल के साफ हो जाते हैं, सारी ईडी की कार्रवाई खत्म हो जाती है। चाहे अजित पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशर्रफ हो, नारायण राणे हो, प्रफुल्ल पटेल हो, मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी, येदियुरप्पा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूरी लंबी लिस्ट है मेरे पास 40 से अधिक नेताओं की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये ईडी आईटी जो सीबीआई है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार बन चुके हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स करके विपक्ष के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। ये तो इस पर दिखता है कि ईडी जिनकी संपत्ति जब्त करती है, प्रफुल्ल पटेल हो या अजित पवार, जिसकी ईडी संपत्ति जब्त करती है, जब ये भाजपा में शामिल होता है, एक व्यक्ति जो अजित पवार है वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शपथ लेता है, प्रफुल्ल पटेल की सारी स्थिर संपत्ति ईडी रिलीज कर देता है। अगर मैं छत्तीसगढ़ के उदाहरण की बात करूं, यही चिंतामणि महाराज, जिसके लिए ईडी कहती है कि करोड़ों रुपए का कोयले घोटाले में शामिल है, आज वही चिंतामणि महाराज भाजपा के सांसद हैं। ईओडब्ल्यू जो चार्जशीट दाखिल करती है उसका नाम हटा देती है। शिशुपाल सूरी की बात है, उसके लिए कोयले घोटाले के आरोप की बात हुई, आज उसका ये नाम हटा दिया जाता है। तो क्या भाजपा की वॉशिंग पाउडर की मशीन ईडी आईटी सीबीआई के लिए कौन जो मिसयूज कर रहा है, कौन राजनीतिक हथियार के रूप में यूज कर रहा है, कौन सिचुएशनशिप का फायदा उठा रहा है, ये न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, कुछ ही देश की जनता समझ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, अगर ईडी कार्रवाई ट्रांसपेरेंट कर रही है, भैया आपके समय 2012 से 2017 जब नमन सरकार थी, बिना मापदंडों के पालन के आईएफएल का लाइसेंस दिया गया, 44 करोड़ का शराब घोटाला होता है, ईडी आपकी क्यों जांच नहीं करती? वर्तमान 19 महीने की शायद सरकार
कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के चलते एफएलएन के 10, एफएलएनबी के 12, 22 लाइसेंस रद्द करके सीधे शराब निर्माताओं से खरीदी करके लंबी कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन ना ईडी कोई जांच करती है, कार्रवाई करती है। इसी मुद्दे पे आप दिल्ली के आप सरकार में सत्येंद्र जैन पे, मनीष सिसोदिया पे, अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई करते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों, ये भेदभाव की नीति क्यों? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक तरफ तो आपके संवैधानिक संस्था दुरुपयोग करें, उसके खिलाफ हम न्यायालय जाके इंसाफ पाने का प्रयास करें, असंवैधानिक कार्रवाई को रोकने का प्रयास करें, जमानत करने का प्रयास करें, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को दोनों तरफ राजनीति करनी। ये येन केन पकाड़े सत्ता की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी खुशी थी किसी भी हद तक गिर सकती है, ये लगातार दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि चुनाव का किस प्रकार से मिसयूज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ सारी जगह। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हूँ मैं वासु जी से, फिर लौटूंगी आपके पास। इसी का जवाब ले लेते हो वासु जी, ट्रिपल इंजन की सरकार में आखिर कितनी टेक्नोलॉजी पड़ रही है कि कौन सी आखिर वॉशिंग मशीन ले आए हैं आप, जो आपकी पार्टी में आके लोग धुल जाते हैं, मतलब दाग का एक धब्बा भी दिखाई नहीं देता है। और फिर सवाल ये भी है कि खुद को कैडर बेस आप बताते हैं और फिर उन्हीं लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्ति दे देते हैं, कैसे आखिर? बहुत अच्छा प्रश्न खुशी जी पूछा, सोचना ईमानदारी। देखिए खुशी जी, कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथी है, जितने भी आप नाम ले रहे हैं, आप अजय गंगवानी जी से ये पूछिए खुशी जी, ये जितने नेताओं के नाम ले रहे हैं, अगर ये जब कांग्रेस पार्टी में थे तो यही अजय गंगवानी उनका बैठ के यहां पर क्या करते थे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी वाले ईडी उनके किसके खिलाफ है, और आज क्या कह रहे हैं कि अब वो ईडी उनको बचा रही है। यानी क्या लाते हो भाई, जनता भी समझती है कि कभी उनका ये कहना है कि कांग्रेस में रहते हैं तो ईडी का शिकंजा, बीजेपी में नहीं, बीजेपी में जब वो आ जाते हैं तो फिर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती है, बाकी जांच एजेंसी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये सवाल है उनका सीधा, क्योंकि समय की कमी, इसलिए डायरेक्टली जवाब चाहूंगी वासु जी। मैं भी वही कह रहा हूँ खुशी। हाँ। बिल्कुल खुशी जी, मैं भी वही कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस में थे तब यही नेता बचाव करते थे। आज वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आके तो उनके ऊपर चोर हो गए, वो ये कहते थे चोर नहीं है। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आबकारी मंत्री के बारे में क्यों नहीं बोल पा रहे अजय गंगवानी की? 6 महीने से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। आपके वरिष्ठ मंत्री थे कवासी लखमा, उनमें तो भ्रष्टाचार का आरोप है, उनको करोड़ों रुपए कमीशन मिले, उस पर जवाब देने के छोड़ राष्ट्रीय नेताओं पर बात कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे थे ना, तो आपको याद होना चाहिए उन पर कार्रवाई हो रही है ना वासु जी। अब जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो नाम अजय जी ने गिनवाए हैं, उनको लेकर जवाब दे दीजिए ताकि मैं गंगेश जी के पास लौटूं। फिर एक एक करके प्लीज प्रतिक्रिया रखिए। वासु जी, कवासी लखमा जी पर कार्रवाई हो रही है, जिन जिन लोगों का आपने नाम बोला है ईडी उन पर कार्रवाई कर रही है। अब उन्होंने जिन लोगों का नाम गिनवाया है गंगवानी जी ने, उन पर वो बीजेपी में तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनका सवाल का जवाब आप दे दीजिए। प्रफुल्ल पटेल, ठीक है वासु जी, छोटा सा जवाब गंगेश जी के पास। देखिए खुशी जी, देखिए मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, वही बोल रहा हूं खुशी जी। मैं तो कह रहा हूं जितने नेताओं का कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने नाम लिया है, किसी का केस भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ईडी ने खत्म कर दिया हो तो एक नाम बता दीजिए मुझे, तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता बता दे किसी का केस खत्म हो गया होगा तो जो न्यायालय प्रक्रिया न्यायालय में जाएंगे वो और अपनी बात रखेंगे। क्या अगर ऐसा कोई मामला है तो ये नहीं कोई ईडी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ईडी का केस खत्म हो जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी, आप दोनों को पर्याप्त समय मिला है। गंगेश जी के पास लौटूंगी, चर्चा को समाप्त करूंगी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ। गंगेश जी, देखिए कुल मिलाकर सियासत कितनी भी होगी, लेकिन जो कटघरे में है वो जांच एजेंसियां हैं, तो इसको लेकर जो पक्ष एक दूसरे ने रखे हैं, सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष ने, उनको आप कैसे देखते हैं? दूसरी चीज, अगर जांच एजेंसी पर ये आरोप रहेंगे तो फिर जनता का विश्वास का क्या, कितनी विश्वसनीयता अब जांच एजेंसियों की रह जाएगी आगे आगामी समय में? निश्चित तौर पर आपका सवाल एकदम सही है। मैं पिछले दिनों अमित शाह जी का ही टेलीविजन में कहा था, उन्होंने कहा कि एनआईए एक ऐसी जांच एजेंसी है जिसका रिजल्ट 96% है, मतलब उनके द्वारा जांच की गई जो भी जांच हुई है उसमें 96% मामलों में जो एक्यूज रहा है उसको सजा पड़ी है। तो वो छवि ईडी और सीबीआई की क्यों नहीं बन पा रही है, ये निश्चित तौर पर सोच का विषय है। दूसरा, हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, यही तो एजेंसियां जिनको जांच के लिए डिप्यूट कर सकती है केंद्र सरकार, स्थानीय स्तर पे ईओडब्ल्यू है, एसीबी है। तो इन एजेंसियों की निष्पक्षता के लिए मुझे लगता है सरकारों को भी निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहिए जो निष्पक्ष माने जाते हो और निष्पक्षता से कार्रवाई करें। लेकिन इसमें चूंकि देखिए पिछले 10 साल का जो मामला अभी तक आया है,
अभूतपूर्व ढंग से बहुत बड़ी संख्या में 3000 से लेकर 5000 तक के जगहों पे छापेमारी हुई है ईडी के जरिए। ऐसा कभी पहले देखा नहीं गया। और उसके बाद जो अभी गंगवानी जी जो बता रहे थे, वो भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जिसमें आया कि बहुत कम परसेंटेज है, 3 से 5% के केस ही जो है फाइनल स्टेज तक पहुंच पाते हैं ना इसके ईडी के। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है। तो मुझे लगता है इसको लेकर सरकारों को भी काम करना चाहिए कि ऐसी एजेंसियों को की विशेषता बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि सवाल उठेंगे तो ठीक है, वो अलग बात हो जाएगी कि एजेंसियां गलत है या नहीं है, लेकिन शक के दायरे में तो कहीं ना कहीं आई जाएगी और किसी भी चीज में शक होना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जांच एजेंसियां एक बार फिर से सवालों के कटघरे में है। अब सवाल यह है कि जांच एजेंसियां ही अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां जांच नहीं करेगी तो आखिर मामलों की जांच करेगा कौन? दूसरा सवाल यह भी है कि जिम्मेदारी हमारी है कि जांच एजेंसियों से काम करवाए, लेकिन पारदर्शिता का भी एक बड़ा सवाल है। विपक्ष के जो दावे हैं उनमें कितना दम है, सरकार सत्ता पक्ष जो डिफेंस करे उसमें कितना दम है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये जांच की आज अभी और कहां तक जा पाएगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।